नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट फिजिक्स के 111 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। और जो 111 प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके बाद केमिस्ट्री अपलोड किया जाएगा। इसका पहले बायोलॉजी, हिस्ट्री अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देख लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा, इन तीनों में न्यूट्रॉन होता है, जबकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, तो किसके बने होते हैं? इसे दोबारा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि घड़ी में बने होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। हार्ट्ज में क्या मापा जाता है? हार्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को हार्ट्ज में मापा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि समानता मनुष्य जो है 20 हार्ट्ज से 20,000 हार्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है मानव। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आपने देख लिया हार्ट्ज में मापा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि हार्ट्ज मापा जाता है आवृत्ति में, ये पूछा गया था 2019 में। उसके बाद पूछा गया 2018 में कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो हार्ट्ज में सीधे उल्टा कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो विद्युत शक्ति है उसकी इकाई क्या है? तो वाट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति का एसआई जो मात्रक है वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 एनएम में दिखता है। यहाँ पर देख लीजिए नैनोमीटर में दिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? जो दाब है इसकी इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब का मात्रक क्या है? तो इसमें दाब का मात्रक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दाब है इसका मात्रक क्या है? तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए, दाब का जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें से कौन जो आपका है अदिश राशि है? तो देख लीजिए, बल एक सदिश है, दाब आपका एक अदिश है। उसके बाद देखिए वेग, ये भी आपका सदिश है और ये भी आपका सदिश है। तो इसमें अदिश कौन हो गया? तो केवल आपका जो दाब है ये आपके अदिश हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा एक कॉपी पर, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वो राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे सदिश बोला जाता है। सदिश राशि में कौन कौन है? तो बल है, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। उसके बाद बल आघूर्णन, इसे नोट कीजिएगा, बल आघूर्णन ये भी क्या है? सदिश है। जबकि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि बोला जाता है। अदिश राशि में आयतन, दाब, चाल, दूरी है। ठीक है, और साथ में इसमें गति भी है। ठीक है, गति भी है।
इतना आपको नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बताइए कि निम्न में से कौन सी आपके सदिश राशि नहीं है, इसमें से कौन जो है सदिश राशि नहीं है। तो देखिए वेग, बल आघूर्णन जिसे टॉर्क बोला जाता है, विस्थापन, ये सब क्या हैं, तो ये सारे आपके सदिश राशियां हैं। जबकि गति जो है क्या है, तो गति आपका अदिश राशि है। यहाँ पर देखिए गति क्या है, एक अदिश राशि आपको लिखने के लिए बोला गया है। आयतन, दाब, चाल, दूरी, गति, ये क्या है, तो अदिश राशियां हैं। जबकि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सारे आपके सदिश राशियां हैं। ठीक है, ये सारे आपके सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है कि यदि धरती की घूमने की गति, घूर्णन जो गति होता है, बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। अगर धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड है उसका वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो वजन है घट जाएगा। ठीक है, उसका वजन जो है घट जाएगा। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, इसमें से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का कोई भी आपके मात्रक नहीं है। सही कथन चुनना है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और सही कथन को चुनना है। लाल रंग का तरंगधर बैगनी प्रकाश से कम होता है, तो पहला आपके गलत है। लाल रंग का तरंगधर बैगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये आपके गलत है। लाल प्रकाश का तरंगधर बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है आपका ठीक हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जबकि तरंगधर को वेवलेंथ बोला जाता है इंग्लिश में। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है, इस घटना के पीछे कारण क्या है, तो प्रकाश का व्यतिकरण इसका पीछे कारण है, प्रकाश का इंटरफेरेंस इसका पीछे कारण है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। कोई भी आपके ठोस जो है जिसे आप जलाइएगा तो सीधे गैस बन जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे ऊर्ध्वपातन बोला जाएगा। जैसे कि एक फेमस एग्जाम्पल है कपूर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, यह कहलाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे त्रिक बिंदु बोला जाता है। इसे जो है त्रिक बिंदु बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉस्मिक किरणें हैं, जो कॉस्मिक किरणें हैं ये क्या है, आवेशित कण है, अनावेशित कण है। आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती हैं, क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्मिक किरणें होती हैं ये आपके आवेशित कण है। जो कॉस्मिक किरणें हैं वो आपके आवेशित कण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो G का मतलब क्या होता है, तो जनरेशन होता है। ठीक है, 2G 4G 5G 6G, तो G का मतलब होता है जनरेशन। रडार का आविष्कारक कौन था, जो रडार है इसका आविष्कारक कौन थे, तो रॉबर्ट वाटसन थे। आपसे पूछा जाता है कि जो रडार है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर से बोलते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गॉड पार्टिकल्स हैं, जो गॉड पार्टिकल हैं ये क्या है, तो एक हिग्स बोसॉन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है, तो इनको सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नीचे दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है, किन किन भारतीयों को दिया गया है, तो देख लीजिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 में, CB रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था 1968 में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था 1983 में। मदर तेरेसा को जो है शांति का दिया गया था 1979 में मदर टेरेसा को। उसके बाद अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था 1998 में दिया गया था।
उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा, शांति 2014 में। बी रामकृष्णन, रसायन के क्षेत्र में 2009 में। अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। जो टेलीस्कोप है इसका खोज किसके द्वारा किया गया है, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। जो हवाई जहाज़ है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। एक माइक्रोन बराबर होता है तो 10⁻³ mm होता है। इसे आप 1/1000 mm भी लिख सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, तो इसे सोल्व कर लीजिए एक फार्मूला पर। F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32। तो C कितना है, C आपके टेम्परेचर जो है 40 है। तो यहाँ पर आप 40 पुट कर लीजिए और इसे काट लीजिए तो 8 बार में कट जाएगा। 9 8 72 प्लस 32 तो आपका 104 फ़ारेनहाइट स्केल आ जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो किसमें होता है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। जो गति है इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले परिभाषित किया गया है। लोलक की कला अवधि, टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है, तो देख लीजिए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपकी गलत है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है तो बिल्कुल ठीक है। समय के ऊपर निर्भर करता है, ये भी गलत है। तापमान के ऊपर निर्भर करता है तो ये भी आपके गलत है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठंडी के दिनों में ठंडी के दिन में जो लोलक होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है तो वो जल्दी जल्दी आपके चक्कर लगाता है। गर्मी के दिनों में जबकि लोलक आपके लंबा हो जाता है तो ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बल गुणनफल है। जो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का है। द्रव्यमान और त्वरण का है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है A बराबर V माइनस U बटा T। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपकेंद्रण पर काम करता है, ठीक है। जो वॉशिंग मशीन है अपकेंद्रण पर काम करता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कपड़ा साफ करने वाला मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। इसे नोट कीजिएगा, हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसमें से कौन सी जो राशि आपका है सदिश नहीं है, तो देख लीजिए विस्थापन, बल और वेग ये सारी आपके सदिश है, जबकि आयतन जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। जबकि आयतन क्या है, एक अदिश राशि है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसे आप दोबारा देखिएगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर है, ठीक है। 1000 मीटर है, यहाँ पर इसे नोट कर लीजिएगा कि 1 किलोमीटर दूरी बराबर जो होता है 1000 मीटर होता है और 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या है, तो इसमें
लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के तुरंत से नीचे आते समय शून्य हो जाता है, तो इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद है कि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराया जाए तो पहले आपके कौन गिरेगा देख लीजिए। पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपके गलत है, तीनों एक साथ आपके ज़मीन पर पहुंचेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे बोला गया था निर्वात में, ठीक है, आपसे बोला गया है निर्वात में। अगर बोलता कि हवा में तो सबसे पहले जो पहुंचने का क्रम था वो चेंज कर जाता। अगर निर्वात में बोला गया है तो तीनों एक साथ पहुंचेगा ज़मीन पर, ठीक है। उसके बाद है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, जो वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुधर होती है, ठीक है, अनुधर होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है, तो इसे अलग ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। सब्लिमेशन विधि के द्वारा जो है रेत और नेफ्थलीन का मिश्रण को अलग किया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, जो विद्युत शक्ति है उसका इकाई क्या है, तो वाट है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सही नहीं है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, तो ठीक है। एमीटर से विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध, तो ये आपके गलत है। जो गैल्वेनोमीटर से याद रखिएगा कि छोटी विद्युत धारा मापा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है। 100 वाट का बिजली का बल्ब है, यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना आएगा। ध्यान रखिएगा कि 100 वाट का एक बल्ब है और 10 घंटा जलता है तो कितना बिजली खपत होगा, तो 1 यूनिट खत्म होगा, 1 यूनिट बिजली का आपको समाप्त होगा। तो यहाँ पर 100 गुना 10 कर लीजिए, तो 1000 वाट प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नीचे बनाया भी गया है। उसके बाद है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए इसे सोल्व करने की बात है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसे सोल्व किया गया है, तो एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, विद्युत अपघट होता है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, तो किसका होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपसे बोला गया है शुष्क सेल में, ठीक है। तो शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट होता है ये अमोनिया क्लोराइड का होता है, अमोनिया क्लोराइड का होता है। डायनमो, जो डायनमो के बारे में समझ लीजिए, जो डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो ए मीटर से। विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है, तो ए मीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो ए मीटर से। सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, ये आपके 2019 में पूछा गया है और इसका पहले 2018 में पूछा गया था। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जो फिल्टर है
उससे रंग को आपके अलग अलग किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो इसकी फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर होगा। इसे यहाँ पर सोल्व कर लेना है, ठीक है। एक फोकस दूरी बराबर 1 लेंस की क्षमता 1/2 करके यहाँ पर इसे निकाल लीजिएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की ओर संकेत करती है। चुंबकत्व का अचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है किस काम के लिए मिलता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करने के लिए दिया जाता है 1921 में। आपेक्षकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। E बराबर mc², ठीक है। E बराबर mc², इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है यूरेनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एक कमरा को जो ठंडा कैसे करके किया जा सकता है। तो संपीड़ित गैस को छोड़कर जो है कमरा को ठंडा किया जा सकता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो ये बना होता है टीन और लेड का, ठीक है। टीन और लेड का बना होता है। यहाँ पर देख लिखा गया है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। इसमें कौन जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। तो देख लीजिए, इसमें जो पारा है, पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं। लकड़ी, कांच, सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता जो है बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कि कितना कितना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अति चालकता का लक्षण क्या है। अति चालकता का लक्षण क्या है। शून्य पारगम्यता, ठीक है। शून्य पारगम्यता अति चालकता का लक्षण है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर गर्म कीजिएगा तो एक जो अर्धचालक है, ध्यान रखिएगा अर्धचालक, इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो प्रतिरोध है घट जाएगा। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को क्या बोला जाता है। थॉमसन प्रभाव बोला जाता है। इसे थॉमसन प्रभाव बोला जाता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे कारण है कि लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, उसका पीछे कारण क्या है। तो पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। तो ये गलत है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, ये भी आपके गलत है। हवा की चालकता बढ़ जाती है, ये भी गलत है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, ठीक है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को क्या कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर कमरा को ठंडा करना है तो आपको संपीड़ित गैस कमरे में छोड़ना है। अगर कमरे को गर्म करना है हल्का, तो आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल सकते हैं, ठीक है। तो
आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये पूछा गया 1994 में पूछा गया। उसके बाद पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, ठीक है, ये पूछा गया 2022 में कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दिए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। तो जो कमरे का तापमान है वो आपके बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, तो बिल्कुल ठीक है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो ये भी ठीक है। एक्रिन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, तो ये आपके गलत है। रेयॉन को बोला जाता है, ठीक है, रेयॉन को बोला जाता है, एक्रिन को नहीं, रेयॉन को, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत कौन है, सी ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा और सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे गलत क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे तरंगधर बोला जाता है, ठीक है, इसे तरंगधर बोला जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को, यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा। जब एक आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती हो तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को तरंगधर बोला जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी, उसके बाद कौन सी नहीं बदलती है या बदलता है, तो क्या आपकी बदलता है क्या नहीं बदलता है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति जो है, आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, जबकि तरंगधर जो है बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई प्रकाश जो है तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगधर और उसका वेग जो है बदल जाता है। आवृत्ति क्या होती है, सेम होता है, जबकि तरंगधर और वेग उसका बदल जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के उत्तल से बनते हैं, तो उत्तल लेंस से बनते हैं, उत्तल लेंस से बनते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है, तो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड है, 330 मीटर प्रति सेकेंड है। सबसे अधिक किस में है, तो सबसे अधिक आपके एल्युमिनियम में है, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टील है और स्टील के बाद लोहा है और लोहा के बाद आपकी कांच है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। इसे दोबारा आप देखिएगा, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश नीला लगता है, उसके पीछे क्या कारण है, आकाश जो है नीला लगता है उसके पीछे क्या कारण है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसी कारण से, तो बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किस में समझा जा सकता है। रात के समय खुले आकाश में
तारों के टिमटिमाने को किसमें समझा जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन में इसे समझा जा सकता है, प्रकाश के अपवर्तन में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जो पानी है इसका अधिकतम घनत्व कितना डिग्री पर होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस का जो है फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा? तो इससे आप लोग F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32 करके सोल्व कर लीजिएगा। तो 9/5 और आपके 50 हो जाएगा और गुना 50 प्लस आपको हो जाएगा 32। तो इसे कर लीजिएगा 10 तो हो जाएगा 90 प्लस 32 तो हो जाएगा आपके 122। ठीक है, 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब पानी क्या होगा? अस्थिर बना होगा। पानी बर्फ़ पर फैल जाएगा तो ये आपके गलत है। बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा तो ये भी आपके गलत है। पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर बीकर से बाहर निकलने लगेगा, ये भी गलत है। जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, जल स्तर क्या होगा? नहीं बदलेगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पानी के अंदर जगह खाली होता है उस जगह को बर्फ़ आपके भर देता है, इस कारण से जो आपके गिलास में जो बर्फ़ रखा होता है उससे पानी नहीं गिरता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया होगा कि पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के पीछे कारण क्या होता है? तो उसका पीछे कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, उसका पीछे कारण होता है पृष्ठ तनाव, उसका पीछे कारण होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो किसकी होती है? सबसे अधिक गाढ़ापन। तो जो ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे अधिक गाढ़ापन आपके शहद का होता है। ठीक है, शहद का सबसे अधिक गाढ़ापन होता है। महासागर में उचित जल तरंगे कैसे आती है? उसका पीछे क्या कारण है? भूकंप, तारे, ये आपके गलत है। सूर्य इससे आता है लेकिन छोटा आता है, लेकिन सबसे बड़ा आपके चंद्रमा से आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अब पूछा जाएगा तो चंद्रमा और सूर्य दोनों हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा अब के आंसर में, क्योंकि ई रहता है अब इसलिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? कोई एक पत्थर को जो चांद की सतह पर से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसमें क्या बदलाव होता है? इसका जो भार है वो बदल जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान होता है पत्थर का वो समान रहेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उसका पीछे क्या कारण है? तो उसका पीछे जो कारण है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, इस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? जो सौर ऊर्जा है किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, जो सूर्य है उस पर ऊर्जा का निर्माण कैसे हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हो रहा है। नाभिकीय संलयन के द्वारा हो रहा है। जो हाइड्रोजन बम है वो भी आपके नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि जो यूरेनियम बम है वो आपके नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया है? तो इसे कब छोड़ा गया है? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, गुरु पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर। तो आपके होता है प्लूटो पर। ठीक है, होता है कहाँ पर? प्लूटो पर होता है। इसके बारे में याद रखिए कि प्लूटो का वर्ष जो दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁻8 ms-1 होता है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 गुना 10⁻8 एमएस होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। जो प्रकाश की गति है सबसे कम किस में होता है? जल, निर्वात, वायु। तो कांच में जो सबसे कम होता है, ये पूछा गया आपके 2022 में पूछा गया है री एग्जाम में। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग होता है, तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। अब जो पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन होता है, तो आपको एग्जैक्ट मारना है 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 19 सेकेंड आपको एग्जैक्ट मारना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कि पूरा सेकेंड में, तो 499 सेकेंड लगता है पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश आने में। उसके बाद है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें आपका जो फास्ट है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी ये तीनों आपके कंप्यूटर की भाषा है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में जो है फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जबकि हीटर में जो है नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर में? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद कोई मेरे बगल में जो है ना, देखिए मॉर्निंग में करीब बज रहा है आपका 5 बज रहा होगा, तो कोई भगवान का गाना बजा दिया है बहुत तेज़ में, उस कारण से मैं माइक जो है ना नज़दीक करना पड़ा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा विकल्प आपके गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपने अभी तुरंत देखा नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो पहला आपके गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नग्न होता है, तो ये भी ठीक है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होता है, तो बिल्कुल ठीक है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होता है, तो ये आपके ठीक है। उसके बाद है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि उपयोग होती है, तो ये भी आपका ठीक है। केवल इसमें जो आपका ए ऑप्शन है ये आपके गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? इसमें से कौन जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो जो सौर ऊर्जा है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। दोबारा देखिएगा कि निम्न में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा भंडार है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। जो परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आपके आधारित है? तो परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। फिर से बोलते हैं, परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आपके आधारित होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो आपके हाइड्रोजन बम है यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आपके आधारित होता है। अनियंत्रित, ठीक है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? देख लीजिए वायु में कौन सी आपकी नोबेल गैस नहीं है? तो रेडॉन आपकी नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली की खपत का बिल का जो मापन है ये आपके वाट के आधार पर होता है, ठीक है, यूनिट के आधार पर होता है, तो केवल ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो इसमें यूरेनियम जो सबसे भारी धातु है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो परमाणु संख्या होता है 92 होता है, और इसका जो परमाणु भार है 238 इसका परमाणु भार होता है।
इनसेट 2A कब छोड़ा गया है? तो इनसेट 2A को 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया है। तो टोटल आपके इस वीडियो में 111 प्रश्न को डिस्कस किया गया है भौतिक विज्ञान से संबंधित। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रसायन विज्ञान को अपलोड किया जाएगा।